हेलो एवरीवन। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मिशन 2021, इसमें हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके पर, करंट अफेयर्स पर और जनरल स्टडी के सब्जेक्ट पर। तो ये है हमारा स्पेशल सीरीज ऑन हिस्ट्री, और वो भी मॉडर्न हिस्ट्री पे। ये है हमारी क्लास 4। और इसके अलावा जिस भी स्टूडेंट ने हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर स्टडी दर्पण पर ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको मिलेगी सभी वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ फाइल्स, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। तो चलते हैं अपनी स्पेशल सीरीज ऑन हिस्ट्री पर। तो मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। जी हाँ, चलते हैं हम आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर, जो कि है In 1956, during the reorganizations of the Indian states, the state of Hyderabad was split up between। जी हाँ, 1956 में भारतीय राज्यों के जो पुनर्गठन के दौरान हैदराबाद राज्य का जो विभाजन हुआ, तो आपके आगे जो ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, सी आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र और कर्नाटका, और डी आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र गोवा एंड कर्नाटक। तो जी हाँ, बिल्कुल जो इसका सही जवाब है आप देख सकते हैं। आपको 5 सेकंड मिलेंगे हर क्वेश्चन के लिए, और आप बताइएगा लास्ट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन ठीक हुए। तो जी हाँ, इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो 1956 में जो हैदराबाद का अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं जो विभाजन देखने को मिला, वो इन 3 राज्य आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र और कर्नाटका। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इन विच ईयर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वेंट इनटू इफेक्ट। जी हाँ, किस वर्ष राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो प्रभावी हुआ। तो आपके आगे 4 ऑप्शन है, 1949, 1950, 1956 और 1958। जी हाँ, बिल्कुल जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1956। तो 1956 बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बलवंत राय मेहता, बहुत ही फेमस, आपको पता होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ए पॉइनियर ऑफ पंचायती राज एंड डिस्टिंग्विश्ड फ्रीडम फाइटर वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। जी हाँ, पंचायती राज जो हमें एक चीज़ देखने को मिली, जो कि ये बलवंत राय मेहता, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। ये किस राज्य के सीएम थे। तो जी हाँ, आपके आगे 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और एमपी। तो बिल्कुल सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। तो बलवंत राय की यहाँ पर मेहता की बात की जाए तो देश के दिग्गज स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, जिन्होंने बारडोली सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया था। उन्हें गुजरात के दूसरे सीएम के रूप में जाना जाता है। उन्हें भारत में पंचायती राज की अवधारणा का नेतृत्व करने के लिए श्रेय दिया जाता है, और भारत में पंचायती राज के फादर के रूप में भी जाना जाता है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए फादर ऑफ द पंचायती राज्य, तो आप बोल सकते हैं पर्सनैलिटी के बारे में, वो है दिग्गज बलवंत राय मेहता। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग was the author महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये है आपके आगे 4 ऑप्शन। तो फर्स्ट है डीजी तेंदुलकर, कर्नल जीबी सिंह, सुशीला नैयर और नन ऑफ द अबव। तो जी हाँ, बिल्कुल जो इसका आंसर है वो है हमारे ऑप्शन नंबर ए, डीजी तेंदुलकर। जी हाँ, इन्होंने ही करमचंद गांधी का जो ये राइटर है इस बुक के। अब बात आती है इनका जो पूरा नाम है वो क्या है। इनका पूरा जो नाम है वो है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। इन्होंने महात्मा गांधी की जो बुक लिखी थी वो 8 खंड में प्रकाशित है, जिसका शीर्षक है, 8 खंड है उसके टोटल अगर यहां पर बात की जाए, जिसका टाइटल था महात्मा जीवन। जी हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी ये उन्हीं की महात्मा जीवन इस टाइटल से बुक है। यह एक इंडियन राइटर और फिल्म निर्माता भी थे। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसराय ऑफ इंडिया यूज टू राइट पोएम्स विद द पेन नेम ऑफ ओवन मेरिडिथ। देखिए, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक, ओवन मेरिडिथ के पेन नाम से जो कविताओं को लिखता था, तो ये वो कौन थे। तो आपके आगे 4 ऑप्शन है, लॉर्ड नॉटब्रुक, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड डफरिन। जी हाँ, ये थे लॉर्ड लिटन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, लॉर्ड लिटन है ये 1876 और 1880 के बीच भारत के वाइसराय के रूप में इन्होंने काम किया, और वह परिचय के लिए जिम्मेवार थे। और इनको अगर बात की जाए तो वहां का ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है, इंग्लैंड के।
लेकिन जैसा नाम वैसा काम नहीं हो पाया। लॉर्ड जो लिटन है, इन्होंने काफ़ी, जैसे रिपन ने जितने भी अच्छे काम किए तो लॉर्ड लिटन से आप सोच सकते हो इन्होंने जितने भी बुरे काम किए लॉर्ड लिटन ने किए, मतलब ऐसे एक्ट पास किए, ऐसे रूल एंड रेगुलेशन लेकर आए ये। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देयर वर 3 पीपल इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 3 लोग थे जिनका प्रभाव और दृढ़ता ने इंक और ब्रिटिश के बीच एक तरह का कंप्रोमाइज किया, समझौता किया, जिसे गांधी जी और इरविन के बीच बातचीत हुई, जिसे आमतौर पर गांधी इरविन पैक्ट के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर यहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे, तेज बहादुर सप्रू, MR जयकर, VS श्रीनिवास शास्त्री और पुरुषोत्तम दास टंडन। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं आपके आगे 4 ऑप्शन। तो जो क्वेश्चन है वो है कि जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन गांधी इरविन पैक्ट से जुड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके आगे 4 ऑप्शन है ये। तो जी हाँ, बिल्कुल जो इसका राइट आंसर है वो आएगा आपका ऑप्शन, आप देख सकते हैं ऑप्शन डी, पुरुषोत्तम दास टंडन। जी हाँ, तेज बहादुर सप्रू, MR जयकर और VS श्रीनिवास शास्त्री, ये ऑल आर रिलेटेड टू द गांधी इरविन पैक्ट, लेकिन पुरुषोत्तम दास टंडन बिल्कुल भी इससे रिलेटेड नहीं थे। दैट्स वाई ऑप्शन डी। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया आफ्टर द वॉर विल बिकम अ रनिंग शो विच विल सैप द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो ये जो अगर बात की जाए थॉट है, ये किसने एक्सप्रेस किया था? तो आपके आगे 4 ऑप्शन है, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन या सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो जी हाँ, इसका बिल्कुल सही आंसर है, आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, लॉर्ड वेवेल की बात की जाए तो 1943 से 47 तक इंडिया के वाइसराय के रूप में इन्होंने काम किया। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपने इसमें से बताना है जो क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है, इनमें से कौन सी करेक्ट है? जी हाँ, हमारा जो ऑप्शन है, इट वाज ए लीडरलेस मूवमेंट। जी हाँ, ये अगर बात की जाए, ये नेता विहीन मूवमेंट था, विद द रेन ऑफ द मूवमेंट इन द हैंड्स ऑफ द मासेस, जो कि भीड़ के हाथों में चला गया था। जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है, इट वाज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय द आउटब्रेक ऑफ वायलेंस, तो गांधी हैड गिवन अ कॉल फॉर द डिटरमाइंड बट पैसिव रेसिस्टेंट, डू और डाई। तो जी हाँ, यहाँ पर बात की जाए तो गांधी ने एक निर्धारित लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध, डू और डाई का कॉल दिया था। करो या मरो का इसमें स्लोगन भी हमें देखने को मिलता है। और जो तीसरी चीज हमें देखने को मिलती है, द मूवमेंट फेल्ड इन टर्म ऑफ अचीविंग इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, तो आंदोलन तत्काल उद्देश्य प्राप्त करने के मामले में भी अनसक्सेसफुल रहा, विफल हो गया। तो आपने बताना इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो कौन सा है? यहाँ पे ओनली 1 सही है, ओनली 2 सही है, या 1 और 3 सही है। तो ये चीज हमें यहाँ पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपके आगे ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। तो इसका अगर बात की जाए, फर्स्ट बिल्कुल सही है, ये लीडरलेस मूवमेंट देखने को मिला था। क्यों था अभी बताते हैं हम आपको। सेकंड स्टेटमेंट की यहाँ पर बात करें, डू और डाई का स्लोगन भी दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। और द मूवमेंट फेल द टर्म ऑफ अचीविंग, इसका जो गोल था वो भी पाने में ये विफल हो गया था। ये जो हम देखते हैं इमीडिएट ऑब्जेक्टिव जो हमें देखने को मिले। ठीक, तो बात आती है यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट की। तो भारतीय राष्ट्रीय कमेटी की बात की जाए तो बड़े पैमाने पर विरोध की घोषणा की। गांधी ने भारत से एक आदर्श ब्रिटिश वापसी कहा इसे, और निर्धारित करने के लिए बात किया, डू और डाई का दिया, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि 8 अगस्त को बॉम्बे में ग्वालियर टैंक मैदान में जारी किया गया इसे। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई नेतृत्व नहीं था, गांधी जी को ऑलरेडी पकड़ लिया गया था और आगा खान प्लेस में इनको बंद कर दिया गया था। जो बाकी के लीडर्स थे तो उनको भी बंद कर दिया गया था, जिसके बाद ये लीडरलेस मूवमेंट हो गया था। तो इस हिसाब से बिल्कुल सारी सही है इसमें सारी स्टेटमेंट। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अरेंज द फ्लोइंग इवेंट्स मोमेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर क्रोनोलॉजी। देखिए, आप जो मूवमेंट हुए तो इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने बताना है। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है वो है रोलर एक्ट सत्याग्रह, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन या क्विट इंडिया मूवमेंट। देखिए, इसमें जो सबसे पहला हमें सीक्वेंस देखने को मिला, रोलर एक्ट सत्याग्रह देखने को मिला है 1919 के दौरान। फिर उसके बाद बात की जाएगी तो साइमन कमीशन, तो फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 2 और लास्ट में क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जो बिल्कुल इसका सही जवाब है, जो सही सीक्वेंस है 1, 3, 2 एंड 4। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये है इसका। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, जो कि है 10th। द स्वराज पार्टी वॉज डिवाइडेड इनटू factions after the death of C.R. Das and its
रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शंस, वर्कड फॉर या बाय। तो ये है क्वेश्चंस। तो यहाँ ऑप्शन है सेफ गार्डिंग द हिंदूज इंटरेस्ट बाय कोऑपरेटिंग with the British government. B. Creating obstacles in legislative process by acting as dissenters. C. Cooperating with the no changers of the Congress in the favor of constructive program of Gandhi. Or D. Maintaining a separate identity of the party within the Congress. देखिए 4 ये स्टेटमेंट है, इसमें से आपने बताना है कि कौन सा। सी आर दास, जैसे आप सभी को पता होगा सी आर दास की जो डेथ हो जाती है 1925 में हो जाती है। तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शंस हम देखते हैं वर्कड फॉर द, तो यहां पर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, सेफ गार्डिंग द हिंदूज इंटरेस्ट बाय द कोऑपरेटिंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज फाउंडेड द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस इन 1887। तो निम्नलिखित व्यक्तियों में से 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसने की? तो आपके आगे 4 ऑप्शन है, एम जी रानाडे, रघुनाथ राव, नारायण मल्हार जोशी या बोथ 1 और 2। देखिए यहाँ पर बात की जाए तो आप सभी को पता होगा एम जी रानाडे के बारे में। तो एम जी रानाडे ये पॉलिटिकल टीचर हैं किसके? गोपाल कृष्ण गोखले के। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके पॉलिटिकल टीचर थे? जिनकी वजह से महात्मा गांधी इंडियन पॉलिटिक्स में आए, आप ऐसा मान सकते हैं। तो वो थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के स्टूडेंट आपको पता होगा महात्मा गांधी। तो एम जी रानाडे बिल्कुल सही है। इन्हीं की वजह से इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1887 जो हमें देखने को मिली, जो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन था, उसकी स्थापना की। और दूसरा है रघुनाथ राव। तो जी हाँ, बोथ ए और बी इज द राइट आंसर। तो इसीलिए ऑप्शन डी आ जाएगा, जिसमें आपको ए और बी दोनों मिल जाएंगे। चलते हैं हम ऑप्शन नंबर 12 पे। अंडर हुज वाइस रॉयल्टी द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 वाज पास्ड। तो चलते हैं, लॉर्ड एल्गिन सेकंड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लैंसडाउन या लॉर्ड डफरिन। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 है जो रिले कमीशन है, वॉज द आउटकम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस। कौन सी कॉन्फ्रेंस के बाद रिले कमीशन हमें देखने को मिला, उसका परिणाम था। तो आपके आगे 4 ऑप्शन है, शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1901, नोएडा कॉन्फ्रेंस 1902, अहमदाबाद कॉन्फ्रेंस 1901 या कोलकाता कॉन्फ्रेंस ऑफ 1902। देखिए यहां पर बात की जाए रिले कमीशंस की, तो सबसे पहले ये किसके दौरान हुआ, कब पास हुआ, उसके द्वारा किसका रिजल्ट था ये। तो अगर बात की जाए इसके फ्लैशबैक में जाया जाए तो 1901 में लॉर्ड कर्जन ने शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। जी हाँ, ये लॉर्ड कर्जन की देन। और प्रमुख विश्वविद्यालयों के जो कई सरकारी अधिकारी हैं उनको इन्होंने इनविटेशन दिया, आमंत्रित किया। और उसके बाद वर्ष 1902 में उन्होंने भारत सरकार की तत्कालीन जो कानून सदस्य थे, लॉ मेंबर थे, वो थे सर थॉमस रेले। जी हाँ, रेले कमीशन उन्हीं का ही परिणाम है। तो उन्हीं की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की, जिसे विश्वविद्यालय आयोग के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आएगा शिमला कॉन्फ्रेंस 1901। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चंस कि जो 3 जून प्लान है वो किस वाइस रॉय से रिलेटेड है। आपके आगे 4 ऑप्शन है, लॉर्ड मिंटो टू, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिलिथगो या लॉर्ड माउंटबेटन। जी हाँ, अगर यहां पर बात की जाए 3 जून की, तो 3 जून की जो योजना है वो लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा वर्ष 1947 में बनाई गई थी। अब इस योजना का क्या था उद्देश्य? इस योजना में क्या कहा गया कि भारत को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। इट्स मींस डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। तो ये इसमें अलग अलग बात की गई थी। तो नेचुरली इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। चलते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज नोन एज द एन एक्ट ऑफ द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जी हाँ, निम्न अगर बात की जाए भारत सरकार के लिए एक बेहतर कार्य के रूप में इसे जाना जाता है, तो वो कौन सा एक्ट था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, चार्टर ऑफ 1853, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो जो इसका बिल्कुल सही जवाब है, मुझे उम्मीद है आपको आता होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। देखिए भारत सरकार के अधिनियम जो 1858 है, उसमें भारत के लिए बेहतर सरकार के लिए अधिनियम के रूप में इसको जाना जाता है। और यह 2 अगस्त 1858 को पारित किया गया था, जो कि 1857 रिवोल्ट के बाद का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है। इस अधिनियम ने यह घोषणा की गई कि भारत सीधे तौर पर ब्रिटिश क्राउन के नाम से प्रशासित किया जाएगा इन फ्यूचर। तो ये थे। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे जरूर कमेंट कीजिए, अच्छे लगे तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो बनता ही है। और हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए स्टडी दर्पण के नाम से। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।